everyone. Hello. तो चैप्टर नंबर 2 अपना लगभग कंप्लीट होने वाला है। नोट्स में हमने एमओए के ऑल्टरेशन के बारे में बना दिया था सब कुछ। एक बार बुक में से रीड करते हैं इसको। एमओए का मीनिंग हो गया था बुक में, और नेम क्लॉज बाकी था। पेज नंबर 16। नेम क्लोज में देखिए क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर रिजर्विंग द नेम फॉर प्रपोज्ड कंपनी। अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन स्पाइस INC 32। ये क्या है? स्पाइस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के से रिलेटेड जितना भी काम होगा सारा क्या होगा? ऑनलाइन। तो उसके फॉर्म की सीरीज को क्या कहा जाता है? स्पाइस। अकम्पनीड बाय फीस, इसके साथ आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। ये फॉर्म किसके पास फाइल करना है? ROC के पास, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। ओके। अगर आपका नाम अवेलेबल नहीं है या नाम गलत है तो रीसबमिशन अलाउड है विद इन 15 डेज। ये MCQ के लिए फोकस कर लेना बेटा। अगर आपके नाम में कोई एरर आ गई जिसकी वजह से नाम प्रपोज नाम रिजर्व नहीं हो पा रहा है तो ROC आपको क्या कहेगा कि आप अपना फॉर्म रीसबमिट करो, ये नाम तो अवेलेबल नहीं है, 15 दिन में रीसबमिट करो। ओके। एप्लीकेशन फॉर रिजर्विंग द नेम फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या था? फर्स्ट वाले पॉइंट में कंपनी बना रहे हैं। सेकंड वाले पॉइंट में क्या कर रहा है? कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, हमें नाम क्या करना है? चेंज करना है। A person may make an application using run। run क्या है? Reserve unique name। Obviously बात है, along with fees, fees भी सबमिट करनी पड़ेगी ROC के पास। For reservation of name, reservation of name to change its name, ताकि कंपनी अपना नाम चेंज कर सके। ये लाइन सेम रहेगी। रीसबमिशन अलाउड है 15 दिन के अंदर। क्लियर? इन दोनों पॉइंट में क्या चीज कॉमन है? कंपनी को जब भी नाम रिजर्व करवाना होगा, चाहे प्रपोज कंपनी के लिए चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, क्या फाइल करना पड़ेगा? रन फैसिलिटी यूज करनी पड़ेगी। डू द रन रिजर्व यूनिक नेम। कोई दिक्कत? आगे आओ। ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कुछ नाम अवेलेबल नहीं होंगे। रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नेम्स। ओके। क्या क्या? आपका नाम क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब डिट्टो सेम होना, सेम। और रिजम्बल नहीं करना चाहिए काफी हद तक। थोड़ा बहुत मिलता जुलता चलता है, काफी हद तक मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, ऑलरेडी जो कंपनी बन चुकी है, या ट्रेडमार्क। ठीक है? या ट्रेडमार्क। ठीक है। आगे, सच यूज ऑफ नेम बाय विच कंपनी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। नेम बाय विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, किस चीज का? एम्बलम्स एंड नेम एक्ट। अभी आगे अगले पेज पे आ जाएगा। या कोई भी ऐसा नाम जो क्या हो? अनडिजायरेबल हो इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? ROC। आगे, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी का नाम को कौन सा नाम नहीं मिलेगा? जिसके नाम में बोर्ड वर्ड हो, कमीशन वर्ड हो, अथॉरिटी हो, अंडरटेकिंग हो, नेशनल हो, यूनियन हो। ये जो वर्ड है ना, ये नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज करती है। नॉर्मली कौन यूज करता है? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज करती है वर्ड। अच्छा, आपकी कंपनी के नाम में क्या गवर्नमेंट वर्ड हो सकता है? नहीं। कब तक? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लिंक्ड हो। पेट्रोनेज का मतलब क्या होता है? लिंक, सहयोग। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी आपके अंदर होल्डिंग है या सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो आप गवर्नमेंट वर्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है? ओनली गवर्नमेंट कंपनी कैन यूज वर्ड गवर्नमेंट। ठीक है?
आपका नाम रिजर्व कितने दिन के लिए होगा बताओ, बोलो। 20 डेज के लिए। नाम कितने दिन के लिए रिजर्व होगा? 20 डेज के लिए। अपॉन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार, जैसे ही आपने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी नाम रिजर्व करने के लिए, रजिस्ट्रार क्या करेगा? रिजर्व द नेम, आपका नाम रिजर्व कर देगा इफ अवेलेबल, अगर वो नाम अवेलेबल है तो, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज, फॉर 20 डेज। ओके, ध्यान रखना अगर नेम चेंज का केस है तो कितने दिन के लिए रिजर्व होता है? एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज इन नेम बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तो फिर रिजर्वेशन कितने दिन के लिए होगी? 60 डेज के लिए। अब लॉजिक समझो, नाम चेंज करना है तो क्या पास होता है? एसआर। गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तो क्या पास होएगा? ओआर। अब अगर मुझे नाम चेंज करना है तो मुझे मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सीधी बात ये है। नोटिस कितने दिन पहले जाता है जनरल मीटिंग का? 21 दिन पहले। तो 20 दिन के लिए अगर रिजर्व कर दूंगा और 21 दिन पहले नोटिस जाएगा तो क्या पॉसिबल है अप्रूवल ले पाना? नहीं। इसलिए यहाँ पर कितने दिन लिखा हुआ है? 60 डेज। यहाँ पर ऊपर वाले केस में 60 डेज क्यों नहीं था? जो कंपनी नहीं बनी थी ना, वहां तो मेंबर्स के अप्रूवल वगैरह लेनी नहीं है, वहां तो नाम क्या हो रहा है? रिजर्व हो रहा है, पहली बार रिजर्व हो रहा है। तो कितने दिन के लिए रिजर्व होगा? 20 डेज के लिए। अगर कंपनी बन गई, अपना नाम चेंज करना है तो भाई 21 दिन पहले तो कंपनी की मीटिंग का नोटिस ही जाएगा, तो 20 दिन थोड़ी होगा, फिर क्या होगा? 60 डेज होगा। ठीक है, तो अगर फ्रेश कंपनी बन रही है, फ्रेश कंपनी बन रही है तो रन करके कितने दिन के लिए रिजर्वेशन होगी? 20 डेज के लिए। हालांकि +20 +40 भी मिलेगा एक्स्ट्रा फीस के साथ। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है और वो अपना नाम चेंज करना चाहती है, एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना नाम चेंज करना चाहती है, रन यूज करना चाहती है, तो कितने दिन के लिए नाम रिजर्व होगा? 60 डेज के लिए डायरेक्टली। इन दोनों को ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे? और 20 को, हाँ, +20 और +40 अभी आएगा। एक्स्ट्रा फीस देनी है आपको, +20 और +40 भी मिल सकता है। एक्सटेंशन ये भी पढ़ेंगे। यहाँ कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, क्यों? यहाँ ऑलरेडी 60 डेज मिले हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, आगे देखो। While allotting name, registrar of company concerned should exercise due care to ensure that while allotting name, registrar should exercise due care. What is the meaning of due care? Proper care. ठीक है, प्रॉपर केयर रखनी है ये कंफर्म करने के लिए कि नेम जो है वो कंट्रावेंशन में नहीं होने चाहिए इन दी प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम एक्ट 1950। क्लियर है? ओके। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन कैन बी मेड, आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो एक्सटेंशन के लिए। कितने दिन के एक्सटेंशन के लिए? अनदर 20 डेज। इसके लिए टोटल कितने दिन हो गए? 20 तो अलाउड ही थे, 20 के लिए एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो एक्स्ट्रा फीस कितनी लगेगी? 1000। आप इसको फर्दर 20 डेज के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। टोटल कितना हो गया? 60 डेज। आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? आप चाहो तो सीधा कितनी एक्सटेंशन ले सकते हो? 40 डेज की। टोटल कितने हो गए? 60 डेज। कितनी फीस जमा करवा दो? 3000। समझ में आया? +20 के लिए 1000, उसके बाद +20 के लिए 2000, तो टोटल कितने हो गए? 3000। तो या तो 3000 स्टार्टिंग में दे दो, या 3000 एक पहले 1000 दे दो, फिर 2000 दे दो। सर मैं सीधे 3000 क्यों नहीं दे रहा? बताओ। अगर मेरे को लगता है मेरा काम 40 दिन में हो जाएगा तो मैं 60 दिन के लिए रिजर्व क्यों करवाऊंगा? थिंक लाइक अ बनिया। ठीक है, अगर मेरा काम 40 दिन में हो रहा है तो टोटल फीस कितनी लगेगी? 2000 रुपए। इनिशियल 20 डेज के लिए 1000 रुपए, +20 के लिए 1000 रुपए। मैं क्यों दूंगा +3000 रुपए? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अगर मुझे लगता है मेरा काम 20 दिन में हो जाएगा, इनिशियल 20 दिन में हो जाएगा, क्या मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूं? नहीं। अगर मुझे लगता है नहीं 20 दिन में नहीं होगा भाई, कितने दिन लग जाएंगे? 35-40 दिन लग जाएंगे, तो कितने दिन रिजर्व करवाऊंगा? 40 दिन रिजर्व करवाऊंगा। मेरे को लगता है नहीं भाई मैक्सिमम पीरियड लगेगा 60 डेज के लिए, तो फिर पूरे 60 डेज के लिए रिजर्व करवा लो। क्लियर है? ओके। आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम, अब ये वाला पॉइंट अपने आप ध्यान से पढ़ना है, एक बार अपने आप पढ़ो पहले, फिर मैं हाईलाइट करवाऊंगा।
कुछ कुछ समझ में आया? कहीं पढ़ा था? कहाँ? फाउंडेशन में? फाउंडेशन में था ही, इसी चैप्टर में था कि अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देके कंपनी बनाने की कोशिश करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। ये वही प्रोविजन है। तो देखो, आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम, नाम रिजर्व हो चुका है और फिर पता लगा है कि ये फर्निशिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी। ये जो नाम आपने रिजर्व करवाया इसके लिए आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी है, और अगर आपने झूठी इंफॉर्मेशन देके कंपनी बना ली या कंपनी बनाने की कोशिश की तो क्या होगा, वो हमने पढ़ा हुआ है। अगर कंपनी नहीं बनी है तो आरओसी आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और सेक्शन 447 इंपोज कर देगा। अगर कंपनी बन गई है तो किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी कंपनी को क्या करेगी, ऑर्डर देगी कि चेंजेस करो अपने एमओए में, एओए में। जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक नाम स्ट्राइक ऑफ रहेगा, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, और अगर फिर भी नहीं माने तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाएगा। सारा ये वही प्रोविजन है। क्या लिखा हुआ है, इफ कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड। सर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, फॉल्स फर्निशिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, हाँ दो बातें होंगी, कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, ओके। तो फिर क्या होगा बताओ, रिजर्व नेम कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ओके। और फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी मैं याद नहीं करवा रहा। और अगर कंपनी बनी ही नहीं अभी तक तो कंपनी बन गई है तो कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो फिर अब क्या होगा, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। अब वो कंपनी को क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, कितने टाइम में, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और क्या पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नॉर्मली क्या पास होता है नाम चेंज करने के लिए, ऐसा, बट अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि चेंज करो नेम तो ओआर। आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, जब तक आप अपना नाम चेंज नहीं करोगे तब तक पुराना नाम स्ट्राइक ऑफ रहेगा। और वाइंडिंग अप की पेटिशन भी जा सकती है, पेटिशन का मतलब एप्लीकेशन होता है, ठीक है। एनसीएलटी में किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वाइंडिंग अप, किस कंपनी को बंद करो। पॉइंट समझ में आया, ओके। अब ये एग्जांपल देखो, मिस्टर अनिल देसाई हैज अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम विद प्रीफिक्स सामरिया, he claimed that prefix सामरिया is registered trademark in his name। ये जो सामरिया वर्ड है ये मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, बाद में पता लगा कि ये इसके नाम पे रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो आरओसी को उसने क्या किया, झूठी इंफॉर्मेशन देके सामरिया नाम से क्या बनाने की कोशिश की, कंपनी बनाने की कोशिश की। क्या झूठ बोला कि मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जबकि इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं था। अब बताओ क्या होगा, तो अगर कंपनी नहीं बनी है तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और अगर कंपनी बन गई है तो क्या ऑर्डर आएगा, चेंज योर नेम विद इन 3 मंथ आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और जब तक नाम चेंज नहीं करोगे तब तक आपका नाम स्ट्राइक ऑफ रहेगा, और फिर भी चेंज नहीं किया तो वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी। याद आ गया, तो यहां पर समरी क्या लिखेंगे, इफ फॉल्स इंफॉर्मेशंस आर फाइल्ड टू रिजर्व द नेम, अगर झूठी इंफॉर्मेशन फाइल की गई है नाम रिजर्व करवाने के लिए तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। दो बातें, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड टिल डेट। सर अभी तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं है, तो बहुत बढ़िया, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट एप्लीकेशन। सर एक्चुअली कंपनी तो बन चुकी है, कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर टू चेंज नेम विद इन 3 months bypassing OR ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नाम स्ट्राइक ऑफ रहेगा जब तक नाम चेंज नहीं करते,
और वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन भी जा सकती है अगर फिर भी नहीं माने तो। कौन से वाला? इनिशियल में भी 1000 हाँ, आरओसी के पास कोई भी फाइलिंग करोगे वो फ्री में तो कुछ भी नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास कुछ भी फ्री में काम नहीं होता। तो इनिशियल 20 डेज के लिए 1000 रुपए, प्लस 20 चाहिए 1000 और, प्लस 20 और चाहिए उसके बाद का तो उसके 2000 और। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इनिशियल 20, इसके तो 1000 रुपए लगने ही लगने हैं, प्लस 20 चाहिए 1000 रुपए और प्लस 20 के लिए, प्लस 20 चाहिए इसके लिए 2000। अब आपको इनिशियल 20 के बाद सीधा 40 डेज चाहिए तो कितने दे दो? 3000। गवर्नमेंट कहीं भी आपको डिस्काउंट नहीं दे रही है, सब में आ गया? यस सर। हाँ। सिचुएशन क्लोज के बारे में बात हो चुकी थी, ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में बात हो चुकी थी। सिचुएशन क्लोज में क्या मेंशन करना है? मेंशन द नेम ऑफ स्टेट ओनली। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या मेंशन करना है? स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसके लिए कंपनी बनाई जा रही है। बुक में मार्क हो गया था क्या ये? यस सर। अच्छा, बाकी सारे बाकी सारे हो गए। हो गए थे। ओके, आगे आओ। ये पढ़ना था, आर्टिकल्स बाकी था, और उसके बाद प्रोविजन फॉर ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस बाकी था। यस सर। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहले वो करना है अपने को कंप्लीट, अमेंडमेंट वाला ऑल्ट्रेशन। हाँ, पेज नंबर 26 पर आओ। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम मिल गया टॉपिक? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा, मान के चलिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से, मेमोरेंडम ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में से 5 नंबर का एक टॉपिक आएगा। सबसे पहले सेक्शन 13 क्या कहता है कि अगर आपको ऑल्ट्रेशन करनी है मेमोरेंडम में तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। हालांकि एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। अगर नाम चेंज करना पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर पर तो ओआर पास होता है, और अगर ऑथोराइज कैपिटल ऑल्टर करनी है तो ओआर पास होता है। बाकी सभी केसेस में क्या है? एसआर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्लोज कौन सा है? नेम क्लोज। नेम क्लोज, अगर नाम को चेंज करना है तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? आरओसी। एनी चेंज इन द नेम शैल बी डन, यानी कि इफेक्टेड बाय ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? ओके। अप्रूवल की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी। अच्छा, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और क्या मैं प्राइवेट कंपनी होने के बाद में पब्लिक में कन्वर्ट हो सकता हूं? अलाउड है। प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ओपीसी भी प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, नाम में क्या चेंज आएगा? अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी तो नाम में क्या चेंज आएगा? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से प्राइवेट वर्ड हट जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस नाम से ऑलरेडी एक पब्लिक कंपनी बनी हुई हो? अप्रूवल क्यों नहीं चाहिए बताओ? एक्ट में क्या लिखा हुआ है? आपको वही नाम मिलेगा जिस नाम से ऑलरेडी कोई भी कंपनी नहीं बनी हुई, ना प्राइवेट ना पब्लिक। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को जब ये प्राइवेट का वाला नाम चाहिए था तब तो ये नाम अवेलेबल था, बट इस नाम से पब्लिक कंपनी कोई और बना गया? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी वेयर चेंज इन नेम ऑफ कंपनी इज ओनली द डिलीशन और एडिशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। अगर पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट किया जाएगा तो प्राइवेट वर्ड ऐड हो जाता है, और प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक में कन्वर्ट किया जाएगा तो प्राइवेट वर्ड डिलीट हो जाता है। तो कन्वर्जन के केस में सिंपल सी बात है, रन करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात ये। नो डिफॉल्ट इन सेक्शन 137 और 92। सेक्शन 137 है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 92 है एनुअल रिटर्न फाइल करने का। अगर आपने फाइल नहीं की हुई एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, जो कि हर कंपनी के लिए कंपलसरी होती है, तो भैया जब तक ये फाइलिंग नहीं करते तब तक आपका नाम क्या नहीं हो सकता? चेंज नहीं हो सकता। पहले फाइलिंग करो, उसके बाद नाम चेंज की एप्लीकेशन लगाओ। क्लियर है? नोट फाइल्ड एनुअल रिटर्न, ठीक है, और आगे भी है
मैच्योर्ड डिपॉजिट और डिबेंचर आपने पे नहीं कर रखी, फेल टू पे, ये अगर आपने गड़बड़ कर रखी है तो आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते। अब एक काम करो, चेंज ऑफ नेम हम अलाउ कर देंगे अपॉन फाइलिंग। जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दोगे या पेमेंट कर दोगे डिपॉजिट की या डिबेंचर की, तो उसके बाद नाम चेंज कर दो। ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। रेक्टिफिकेशन वर्ड कब आता है? जब कोई एरर होती है। हाँ, इफ कंपनी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, if company is registered by a name which in the opinion of central government, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में आइडेंटिकल है या काफी हद तक रिजेंबल करती है विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क, यहां पर ट्रेडमार्क के बारे में लिख रखा है, देन इट में डायरेक्ट, तब ये क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इट में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। आप अपना नाम क्या करो, चेंज करो। कितने टाइम में? विद इन 3 months फ्रॉम ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर इश्यू हुआ है। और क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। नॉर्मली नाम चेंज करने के लिए क्या पास होता है? ऐसा। बट अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है जिसकी वजह से नाम चेंज करना पड़ रहा है, तो फिर क्या पास होगा? ओआर पास होगा। ठीक बात है। और ऑन एन एप्लीकेशन बाय ट्रेडमार्क ओनर, अच्छा, कि सर कंपनी का नाम जो है वो आइडेंटिकल है या काफी हद तक मिलता जुलता है मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। अच्छा, कितने टाइम में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? ये एप्लीकेशन कितने टाइम में देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क विद इन 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ट्रेडमार्क ओनर एप्लीकेशन लेके कब जा सकता है? 3 साल के भीतर। ठीक है। और कंपनी वाला कब जा सकता है? कभी भी। ठीक है। और बाकी पॉइंट सेम है, गवर्नमेंट ऑर्डर देगी और ये ऑर्डर कितने टाइम में आपको कंप्लाई करना है? 3 months में। और क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये क्या है सर? पहली बात तो ये बताओ, ये नाम उसको मिल कैसे गया? जब रूल ये है कि इस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी बनी हुई नहीं होनी चाहिए, इस नाम से कोई ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, तो ये उसको नाम मिल कैसे गया? इनएडवर्टेंस का मतलब क्या होता है? गलती, जैसा आपने कहा, गलती मतलब जानबूझ के नहीं किया, गलती तो हो सकती है, आरओसी ने गलती से वो नाम क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। और अदरवाइज, या तो कोई काम गलती से होता है या जानबूझ के होता है, तो अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? डेलिब्रेट। रिश्वत खिला दिया आरओसी को आपने कि ये नाम चाहिए, आरओसी कहता 2 लाख रुपए लगेंगे, कहता 2 नहीं 3 ले ले, नाम यही चाहिए। तो आरओसी ने रिश्वत ले ली, आरओसी कहता है बात सुन, हमें पता है बाद में तेरे पास क्या आएगा? ऑर्डर आएगा चेंज करने का। बाद हम कहते साफ मना कर देंगे कि हमने कोई रिश्वत नहीं ली, हम कहते हैं गलती से लौट हो गया। पॉइंट समझ में आया? ओके, आ गया। आरओसी को जरूर इंटीमेट कर देना विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days। नॉर्मली आरओसी को इंटीमेशन कितने दिन में देनी होती है? 30 days में। बट यहाँ पर कितने दिन में नाम चेंज कर रहे हो तो कितने दिन में बताना पड़ेगा? 15 दिन में बताना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी याद करने के लिए मैं नहीं कहता। और आरओसी आपको क्या इश्यू करेगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन एनी चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार क्या इश्यू करेगा? शैल इश्यू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर पुराना नाम हटा देगा, उसकी जगह नया नाम इंसर्ट करेगा और आपको क्या इश्यू कर देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आपका नाम कब से चेंज माना जाएगा? जब से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा तब से, उससे पहले नहीं। क्लियर है? ओके। तो यहां पर आइए, पेज नंबर 26 पे देखो, लास्ट में जगह खाली है, यहां पर लिखेंगे चेंज इन नेम। चेंज इन नेम, क्या नाम में चेंज करना अलाउड है? हाँ। वॉलंटरी बेसिस पे अलाउड है। हाँ। एसआर पास करो, ध्यान रखना
सेक्शन 92 में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 137 में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 71 डिवेंचर्स का है, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और सेक्शन 73 डिपॉजिट्स का है, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। 92 में कोई डिफॉल्ट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं, डिवेंचर में कोई डिफॉल्ट नहीं, और डिपॉजिट में कोई डिफॉल्ट नहीं। एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, इनमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बेटा। इनमें डिफॉल्ट कर रखा है तो नाम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? ऑर्डर आ गया मैंडेटरी टू कन्वर्ट ऑन दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ऑर्डर आने के बाद क्या करना पड़ेगा? ओआर पास करके नाम चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ओआर पास करके नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और जिस दिन ऑर्डर आया है उसके 3 मंथ में, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम ऑर्डर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन किसने दी? एग्जिस्टिंग कंपनी ने, जिसके नाम से आपका नाम मिलता जुलता है, या ट्रेडमार्क ओनर ने। एप्लीकेशन लेके कौन गया? या तो एग्जिस्टिंग कंपनी गई या ट्रेडमार्क ओनर गया। अच्छा, ट्रेडमार्क ओनर कब तक जा सकता है बताओ? Within 3 years. विद इन 3 ईयर्स। कंपनी कभी भी जा सकती है, और ट्रेडमार्क ओनर कब जाएगा? 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल कहां से? कंपनी इनकॉर्पोरेशन से 3 साल, अगर आपका नाम स्टार्टिंग से यूज हो रहा है तो, या कंपनी ने अपना नाम चेंज करा है और वो चेंज नाम आपके ट्रेडमार्क से मिलता है, तो जिस दिन चेंज हुआ है वहां से 3 साल, मतलब जिस दिन आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी है। क्लियर है? ओके। उसके बाद किसको इंटीमेट करना है? ROC. आरओसी को विद इन 15 डेज। किसके पास जाओ? आरओसी के पास। ये सारे प्रोसीजर हमने कर दिए है, और आरओसी क्या इश्यू करेगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लॉजिक खत्म। अच्छा, अब एग्जाम का एक क्वेश्चन। आपने एक कंपनी बनाई है, सपोज करो प्रजापति ऑयल नाम से, ठीक है? प्रजापति ऑयल लिमिटेड कंपनी नाम से एक कंपनी बना ली आपने। आपके पास में कंपनी बनने के 3 महीने बाद एक कंपनी का मेल आता है, और कंपनी का नाम था प्रजापति ट्रेडिंग्स। और उसने कहा कि सर हमारा जो नाम है, जो प्रजापति ट्रेडिंग वाला है, उसमें प्रजापति वर्ड जो है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और हम भी ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं, और आपकी कंपनी भी क्या कर रही है? ऑयल का काम। तो आप हमारा ट्रेडमार्क क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। कंपनी वाले कहते हैं चाहते क्या हो ये बताओ? कहता अपना नाम चेंज कर लो सर, ठीक है? और कहता अगर मैं नाम चेंज ना करूं तो? कहता फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। तो जिम्मेदारी किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कंपनी कहती है चलो आप धमकी मत दो, हम नाम चेंज कर लेते हैं। अब मुझे बताओ रिजोल्यूशन कौन सा पास करना पड़ेगा नाम चेंज करने के लिए? SR. कितने बच्चों को लगता है ऐसा? कितने बच्चों को लगता है ओआर? ओआर वाले गलत हो गए। ओआर कब होगा? जब वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि हाँ उसके नाम में गड़बड़ है तो ये वाला केस लगेगा। नहीं बेटा, ये कंपनी अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज कर रही है, ठीक है? हालांकि उसके कहने पे कर रही है, बट मर्जी तो इन्हीं की है। ओआर कब होगा? जब ऑर्डर किसका है? गवर्नमेंट का है। पॉइंट सब में आ गया? तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखने वाली है। आगे आओ। लोकेशन क्लोज। क्या लोकेशन को चेंज किया जा सकता है? बताओ। बिल्कुल सर, लोकेशन चेंज के 4 केस बनते हैं। मैंने आपको 4 करवाए नोट्स में, बट यहां पर डिस्कस किया होगा एक ही केस। क्यों? क्योंकि ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम कब होगी? जब स्टेट चेंज होगा। बाकी 3 केसेस में एमओए ऑल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है? देखो, सबसे पहले अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्टरेशन
Alteration relating to place of registered office from one state to another shall not affect, ये कब तक नहीं होगा, unless it is approved by सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं स्टेट चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने टाइम में आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगी? विद इन 60 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने टाइम में आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगी? 60 डेज में डिस्पोज करेगी। बिफोर पासिंग ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स मांगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि क्या सभी क्रेडिटर ने कंसेंट दे दी है, ठीक है। अगर कंसेंट नहीं दी है तो फिर आपने सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड बाय द कंपनी, किस लिए? टू डिस्चार्ज दी ओल्ड डेट, या तो उनको पे ऑफ कर दो। पहली बात तो क्या नहीं होना चाहिए? ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन है तो उनको पे ऑफ कर दो, या फिर उनको क्या प्रोवाइड करो? एडुकेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, या इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। भाई उनकी बात जायज है, कल को हमारा पैसा खा गई तो कंपनी। फाइल विद रजिस्ट्रार स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी एंड अप्रूवल की कॉपी, ये किसके पास फाइल करनी पड़ेगी? आरओसी के पास में, ठीक है। फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर विद आरओसी ऑफ ईच स्टेट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कॉपी आ गई, हाँ, ये फाइल करनी है, फाइल्ड बाय द कंपनी टू रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट, दोनों स्टेट के आरओसी को। जिस स्टेट के आरओसी को छोड़ के जा रहे हो वहां भी, और जिस स्टेट के आरओसी के पास आना चाहते हो वहां भी, ओके। उसके बाद आपको क्या इश्यू हो जाएगा? इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शिफ्ट कर दो ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड। बताओ दोनों आरओसी यहां क्यों नहीं आया? यहां दोनों आरओसी क्यों नहीं है? आरओसी नया आरओसी के पास में गया ना, तो सर वही इश्यू करेगा सर्टिफिकेट, तो दोनों थोड़ी देंगे। ऑब्जेक्ट क्लोज, क्या ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर किया जा सकता है? बट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ के थ्रू फंड रेज किया हुआ है। सुना वर्ड ये पब्लिक इश्यू में, आईपीओ एफपीओ, आपने फंड रेज किया हुआ है, ठीक बात है। एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, आपने सपोज करो 500 करोड़ का आईपीओ लेके आए थे, जिसमें से 400 करोड़ यूज हुए हैं, 100 करोड़ अभी भी क्या है? अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट, तो आप अपना ऑब्जेक्ट तब तक चेंज नहीं करोगे जब तक वो 100 करोड़ रुपए और यूज ना हो जाए। और अगर आपको फिर भी नाम पहले चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक, unless a special resolution through postal ballot is passed। स्पेशल रिजोल्यूशन जब तक पास ना हो जाए। ये पोस्टल बैलेट क्या है अभी समझाता हूं। एंड डिटेल, इस बात की डिटेल आपको पब्लिश करनी पड़ेगी, पब्लिश इन न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर? एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर, क्लियर है? ओके। एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर? जो ना कह रहे हैं। अब मान लीजिए 80% बंदों ने हाँ कर दी, तो एसआर पास हो गया नहीं हो गया? हो गया। बट 20% क्या है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर है। शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, उनको आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और ये स्कीम कौन ड्राफ्ट करेगा? कितना पैसा देना है कौन बताएगा? सेबी बताएगी, क्लियर? ओके। उसके बाद आपको आरओसी को इंटीमेट करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन। आरओसी को इंटीमेट कर देना कि हमने अपना एमओई क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। दोबारा समझो, यहां पर आइए। ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज कर सकते हो? यस, एसआर पास करो, और जिस दिन एसआर पास किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, आपको बस क्या करना है? आरओसी को इंटीमेट करना है।
कि पुराने वाला एमओए उतार देना और उसकी जगह ये नया वाला एमओए अपलोड कर देना। हमने अपना ऑब्जेक्ट क्लोज क्या कर लिया है, चेंज कर लिया। कोई दिक्कत इसमें? ये सिंपल था। बट स्पेशल केस क्या बना? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, ओके, आपकी कंपनी ने फंड रेज किया था थ्रू पब्लिक इश्यू, जो अमाउंट है, दो बातें, फुल्ली यूटिलाइज्ड, क्या पैसा पूरे तरीके से यूज हो चुका है? हाँ, तो प्रोसीजर ये रहेगा, एसआर पास करो और आरओसी को इंटीमेट कर दो 30 दिन में, खत्म। सर अमाउंट पूरी यूज नहीं हुई है, नॉट फुल्ली यूटिलाइज, तो सर अब तो देखो गलत बात है। पर्पस कुछ और दिखाया प्रोस्पेक्टस में और यूज करना चाहते हो किसी और बिजनेस के लिए, ये तो गलत बात है। कहता सर बट नए बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है। कहता ये तो अब आपको शेयर होल्डर को कन्विंस करना पड़ेगा। तो सर शेयर होल्डर तो कन्विंस है, एसआर पास हो तो रहा है। हाँ, अमाउंट नॉट फुली यूटिलाइज, तो सबसे पहली बात तो एसआर जो पास होगा वो थ्रू पोस्टल बैलेट होगा। ठीक बात है। दूसरा, जो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्या देनी पड़ेगी? एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ड्राफ्टेड बाय सेबी। अब कहानी यहां ये आ रही थी, पोस्टल बैलेट क्या होता है। पोस्टल बैलेट के बारे में डिटेल में समझ आएगा चैप्टर नंबर 7 में। बट मुझे बताओ, ओआर और एसआर की जो बात होती है वो कहां पास होता है? ओआर या एसआर की जो बात होती है वो कहां पास होता है? जनरल मीटिंग में पास होता है ना। अच्छा, जनरल मीटिंग कहां होती है, कुछ आइडिया है? जनरल मीटिंग कहां होती है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। जनरल मीटिंग कहां होती है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? मुंबई में। ठीक बात है। मेरे पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, तो मैं कंपनी का मेंबर हुआ या नहीं हुआ? हुए। अब मान लीजिए रिलायंस कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन में, तो मेरे पास जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा। कितने दिन पहले आएगा? 21 दिन पहले, कि सर 21 दिन बाद जनरल मीटिंग है, उस जनरल मीटिंग में आ जाओ और हाँ या ना बता दो कि हमें ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। अच्छा, रिलायंस कंपनी के शेयर जो है वो कितने शेयर होल्डर्स के पास होंगे आपके अकॉर्डिंग? कितने बंदों के पास होंगे? करोड़ों बंदों के पास होंगे सर। करोड़ों तो नहीं कह सकते, लाखों के पास होंगे, लाखों बंदे के पास। आपके अकॉर्डिंग हर बंदा जाता होगा मीटिंग अटेंड करने के लिए? कभी नहीं। मेरे पास जो जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा ना बेटा, वो सिर्फ नोटिस आएगा, उसके साथ प्लेन की टिकट नहीं आएगी कि प्लेन की टिकट भी भेज रहे हैं आने की और जाने की, आ जाना। तो ज्यादातर बंदे जनरल मीटिंग अटेंड ही नहीं करते, और इस बात का फायदा कौन उठाता है? प्रमोटर। क्योंकि रिजोल्यूशन पास हुआ है ना फेल हुआ है, परसेंटेज होती है ना ओआर की और एसआर की, वो मीटिंग में बैठे हुए बंदों के वोटिंग से होती है। जो मीटिंग में आए नहीं उसका तो वोट काउंट नहीं होगा ना। तो मुझे बताओ, अंबानी वहां पर होगा? वो तो पक्का होगा। अच्छा, अंबानी के पास 25-30% के शेयर तो आराम से होंगे, रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर है सर, तो इतने तो पाएंगे। मीटिंग में वो अकेला ही बैठा है और 4-5 बंदे हो रहे हैं जिनके पास में एक आधा 2-3% शेयर होल्ड भी है, तो बताओ किसकी चलेगी? अंबानी की चलेगी। ज्यादातर बंदे मीटिंग में आते ही नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है जो भी बड़े डिसीजन होते हैं लिस्टेड कंपनीज में, जो भी बड़े डिसीजन होते हैं उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन जो होगा ना वो पोस्टल बैलेट से पास होगा, ये बात लिखी हुई है एक्ट में। अब पोस्टल बैलेट में क्या होता है? बाय पोस्ट। आपने नोटिस भेजा ना सभी मेंबर्स को बाय पोस्ट, हाँ, बाय पोस्ट ही रिप्लाई आएगा। रिप्लाई कैसे आएगा? बाय पोस्ट आएगा। जनरल मीटिंग होती ही नहीं इस केस में। घर बैठे बैठे बंदा क्या करेगा? रिप्लाई डालेगा। अब बताओ, आप मुंबई नहीं जा सकते बट अपना यस या नो लिख के तो सबमिट करवा सकते हो। हालांकि ये सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है, ईमेल के थ्रू आएगा आपका नोटिस, और ईमेल में क्या होगा? लिंक होगा रिप्लाई करने का। मतलब जनरल मीटिंग की जरूरत ही नहीं है।
लिंक पे क्लिक करो, रिप्लाई कर दो, इसे बोलते हैं पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट में क्या होता है, जनरल मीटिंग नहीं होती। पोस्टल बैलेट में जनरल मीटिंग नहीं होती। रिप्लाई किसके थ्रू आएगा या वोट किसके थ्रू डलेगा, बाय पोस्ट, वोटिंग बाय पोस्ट, इसलिए इसे पोस्टल बैलेट बोलते हैं। बैलेट पता है क्या होता है, बैलेट पेपर आपने सुना होगा, बैलेट पेपर का मतलब वोट, बैलेट बॉक्स जिसमें वोट डलते हैं। तो पोस्टल बैलेट का मतलब बैलेट बॉक्स कैसे जा रहा है, बाय पोस्ट जा रहा है जी। तो आपको अपना वोट बाय पोस्ट डालना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सके। पॉइंट समझ में आ गया, लो जी ये खत्म। कोई दिक्कत इसमें, आगे कैपिटल क्लॉज, ओनली मेंबर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट में राइट टू पार्टिसिपेट किसका होगा, सिर्फ मेंबर का होगा। क्या कैपिटल ऑल्टर की जा सकती है, इसके बारे में सेक्शन 61 ऑफ चैप्टर 4 है, बट हाँ ऑल्टर की जा सकती है। आर्टिकल ऑफ में लिखा होना चाहिए, ओआर पास करना पड़ेगा और इंटीमेशन टू आरओसी विद इन 30 डेज। आरओसी को इंटीमेट कर देना विद इन 30 डेज, ये लिखा हुआ है। लाइबिलिटी क्लोज ऑल्टर नहीं होगा और सब्सक्रिप्शन क्लोज ऑल्टर नहीं होता। पॉइंट सब में आ गया, चल इन शॉर्ट। हाँ जी सर एक वो डिसेंटिंग वाला करता है। अभी बता देते हैं, यहां पर लिखो समरी। सबसे पहला क्लोज कौन सा आया, नेम। दूसरा क्लोज कौन सा आया, सिचुएशन क्लोज। तीसरा क्लोज कौन सा आया, प्रोजेक्ट क्लोज। फोर्थ क्लोज कौन सा आया, क्या है? लाइबिलिटी। पांचवा कौन सा आया, कैपिटल। और छठा कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो समरी में सबसे पहले नेम क्लोज। क्या नेम क्लोज को ऑल्टर किया जा सकता है, Yes, sir. बोलो। हाँ ऑल्टरेशन की जा सकती है। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर नाम चेंज करना चाहते हो वॉलेंटरी। ओआर पास करना पड़ेगा ऑन दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट कर रखी है, आरओसी को। दूसरा कौन सा है, सिचुएशन क्लोज। क्या इसमें ऑल्टरेशन की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। एप्लीकेशन किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट 60 डेज में क्या करेगी, 60 डेज अप्रूवल देगी आपको एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की अप्रूवल के साथ और एसआर की कॉपी के साथ ये किसको जाएगी, आरओसी, आरओसीज। ठीक है, और आरओसी की अप्रूवल मिलने के बाद शिफ्ट करो अपने ऑफिस को और न्यू आरओसी आपको क्या इश्यू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। थर्ड क्लोज कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्लोज। क्या इसमें ऑल्टरेशन हो सकती है, क्या प्रोसीजर रहेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लिस्टेड कंपनी है, फंड अनयूटिलाइज्ड है, तो एसआर पास करने के साथ साथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को। मतलब वो छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, अपने पैसे लेके जा सकते हो अगर आपको कंपनी के नए बिजनेस में भरोसा नहीं है तो। एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू
डिसेंटिंग शेयर होल्डर। उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, इसमें ऑल्टरेशन हो ही नहीं सकती। और फिफ्थ क्लॉज कैपिटल क्लॉज, इसमें ऑल्टरेशन पॉसिबल है बट इसके लिए सेक्शन 61 लगता है, जो कि इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, ओआर पास करना पड़ेगा और इंटीमेशन टू आरओसी। और 6 क्लॉज सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्राइबर बिकम मेंबर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो ऑल्टरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दो चीजें जो हाईलाइट करने वाली है, एक तो ये ओआर और एक ये। नहीं तो नॉर्मली एमओए को ऑल्टर करने के लिए क्या पास होता है, एसआर पास होता है। दो केसेस को ध्यान रखना, अगर नाम चेंज करना है ऑन दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो ओआर पास होगा, और ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज अगर करना है तो ओआर पास होगा। बाकी सभी केसेस में क्या है, एसआर पास होगा। क्लियर है? ये भी हो गया, आगे आओ बस, चलो पढ़ के आ जाना इतना। हाँ हाँ, नोट्स में नहीं है, सेक्शन 8 हाँ है। स्टार्टिंग में होना चाहिए, होना तो चाहिए। भाई क्या पीती हो तुम? चलो छुट्टी।